purpose today is shaping markets, policies, and the way value is created across industries. It's no longer about doing good on the side. It's about building systems that are resilient, inclusive, and designed for long-term impact. Our keynote speaker embodies this very shift and places it into action. He has focused on strengthening value chains, reducing wastage, and enabling responsible growth that supports farmers, industry, and consumers alike. His work places sustainability at the heart of economic progress, making purpose practical and measurable. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Shri Chirag Paswan, Honorable Minister for Food Processing Industries, Government of India. Please welcome, sir. Shall I? Yeah. Well, good morning, everybody. आज मैं नेटवर्क 18 को विशेष तौर से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक बार फिर से अपने सामाजिक दायित्वों को निभाते हुए पुनः एक बार एक ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जहां पे हाउ कैन वी ग्रो टुगेदर इस सोच के साथ इंडस्ट्री, नीति निर्माण करने वाले लोग, अलग अलग जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको एक साथ एक मंच पर लाकर एक ऐसे विषय पर मंथन करने का ये मंच तैयार किया जो सही मायनों में उस दिशा को और ज्यादा क्लैरिटी देता है जिस दिशा की ओर मैं, मेरी सरकार, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज जब हम सब लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं, ये एक ऐसा समय है, एक ऐसा दौर है, एक ऐसे अध्याय की शुरुआत है जो हमें विकसित भारत की दिशा में आगे लेकर जाएगा। 21वीं सदी की अगर हम बात करें तो इसका एक क्वार्टर निकल चुका है। पिछले 25 साल हम लोग बिता चुके हैं और अब अगला क्वार्टर, अगले 25 साल 2025 से लेके 2050 तक का जो समय है, मैं मानता हूं हम सब के लिए ये सबसे ज्यादा क्रूशियल समय है, सबसे ज्यादा डेडिकेशन का समय है, सबसे ज्यादा टारगेट ओरिएंटेड होकर आगे बढ़ने का ये समय है। यहां से अगले 25 साल जिसके बीच में 2047 आता है, जो लक्ष्य हम सब ने अपने लिए तय किया है कि 2047 आते आते तक भारत को एक विकसित देश के तौर पर दुनिया के सामने हम लोग को स्थापित करना है। As a kid, I always used to wonder that why my country is always been called as a developing nation, developing nation, developing nation. It's been decades जब हम लोग को स्वतंत्रता मिली और तब से लेकर अभी तक हम लोग बिना टारगेट ओरिएंटेड हुए, बिना ऑर्गेनाइज्ड हुए, बिना लक्ष्यों को तय किए, हम लोग बस हर क्षेत्र में बढ़ रहे थे। बट आज जब हमारी सरकार ने इस सोच को स्पष्ट किया है कि जरूरी है सबको एकजुट होकर, एकत्रित होकर एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना, तभी जाकर हम लोग भारत को एक विकसित देश बना पाएंगे। नहीं तो संभवतः अगली एक और सदी तक हम लोग यही सुनते रहेंगे कि भारत एक डेवलपिंग नेशन है, डेवलपिंग नेशन है। ऐसे में जब हम लोग उस लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं तो मैं मानता हूं कि इट कम्स विद अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल ऑफ अस टू कम टुगेदर और अपना योगदान इस विकसित भारत के निर्माण में दें। मैं, मेरी सरकार, हम लोग एक ईमानदार प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से हर एक सेक्टर को उनके बॉटलनेक्स को क्लियर करते हुए, उनको ईज ऑफ बिजनेस देते हुए, उनकी सहूलियतों को बढ़ाते हुए कैसे उनके योगदान को और ज्यादा ऑप्टिमाइज किया जा सके। पर मैं मानता हूं कि अभी भी हम लोग को एक लंबा रास्ता तय करना है। आज भी
व्यवस्थाओं में कई ऐसी चीजें हैं जिसको और ज्यादा मजबूती से हम लोग को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। मैं अपने ही क्षेत्र की बात करूं, प्रधानमंत्री जी ने मुझे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की जिम्मेदारी दी है और मैं मानता हूं कि ये एक ऐसा सेक्टर है जो आने वाले दिनों में विकसित भारत की एक मजबूत नींव को तैयार करेगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत की एक बड़ी आबादी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। एक समय था हमारे देश में जब उत्पादन, प्रोडक्शन हम लोग के लिए मैटर ऑफ कंसर्न था। एक समय था जब हम लोग फूड डेफिसिट थे, जब देश में उतना अनाज नहीं था कि देश की आबादी को हम लोग अनाज पहुंचा पाए। वहां से हम लोगों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की और उस हरित क्रांति के माध्यम से, ग्रीन रेवोल्यूशन के माध्यम से हम लोगों ने देश में कम से कम एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की कि जहां आज प्रोडक्शन की कमी नहीं है। आज हमारे पास इतना अनाज है कि ना सिर्फ हम अपने देश की आबादी की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, बल्कि कई और देशों की जरूरतों को भी हम लोग पूरा करने का सामर्थ्य हम लोग रखते हैं। बट जितना ध्यान हम लोगों ने बीते समय में प्रोडक्शन पर लगाया, उतना ध्यान उसके बाद हम लोगों ने वैल्यू एडिशन पे नहीं लगाया। आज जब वॉल्यूम हमारे पास आ गया तो वैल्यू की कमी का एहसास हम लोग को हुआ है। और पिछले एक दशक में मेरी सरकार ने इस बात का एक ईमानदार प्रयास किया कि हम लोग वैल्यू एडिशन प्रोसेसिंग को, प्रोडक्शन के बाद अब प्रोसेसिंग को भी हम लोग उसी तरीके का महत्व दें। ये बात सही है कि जब हम लोग इस सेक्टर को बल देने की बात करते हैं तो देयर आर मेनी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, मिसकंसेप्शन अराउंड द वर्ड प्रोसेस्ड। उसको लेकर कई ऐसी धारणाएं बांध दी जाती हैं, बन जाती हैं, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री सफर करती है। बहरहाल हम लोग निरंतरता में प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इन नेगेटिव नरेशन के सामने जो नैरेटिव प्रेजेंट किया जाता है कि भैया प्रोसेस्ड हो गया तो खराब हो गया, जबकि हकीकत है जब हम लोग प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो हम लोग वैल्यू एडिशन की बात करते हैं, हम लोग गुणवत्ता बढ़ाने की हम लोग बात करते हैं। हम लोग कतई उसमें से गुणवत्ता हटाने की इसमें किसी को इजाजत नहीं दी जाती है। देश में रेगुलेशंस हैं जो इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि जब कोई भी प्रोसेस्ड फूड आइटम कंज्यूमर के पास जाए तो उसमें गुणवत्ता बरकरार रहे, रादर और ज्यादा बढ़कर उनको मिले। पर आज भी देश की एक बड़ी आबादी इस धारणा के साथ जुड़ी नहीं है। फोर्टिफिकेशन का कंसेप्ट, आरटीसी, आरटीई, रेडी टू ईट, रेडी टू कुक, ये सारे कंसेप्ट अभी भी हम लोगों के लिए नए हैं। जबकि आज की तारीख में जिस तरीके से सामाजिक परिस्थितियां बनती जा रही हैं, the kind of lifestyle that we have today with the concept of nuclear family, working couple, आज की तारीख में ये जरूरत है कि हम लोग इस सेक्टर को बल दें। और ना सिर्फ इसीलिए क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, बल्कि जब हम लोग किसानों की बेहतरी की बात करते हैं, जब हम लोग किसानों को आर्थिक मदद देने की बात करते हैं, तो उसमें भी प्रोसेसिंग का एक बहुत बड़ा योगदान है। आज की तारीख में किसानों को औने पौने दाम पे अपने अनाज को बेचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके पास वो होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, वो रिटेन नहीं कर पाते। जब हम लोग सड़क पर देखते हैं किसान अपने अनाज, अपने उत्पादन को सड़क पर फेंकने के लिए मजबूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसको रिटेन नहीं कर पाता है। एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण जहां पे उसके पास वो होल्डिंग कैपेसिटी हो और जब बाजार में उसको सही दाम मिले उसके बाद वो उस प्रोडक्ट को बाजार में निकाले, इस व्यवस्था के निर्माण के लिए प्रोसेसिंग सेक्टर का मजबूत होना जरूरी है। ना सिर्फ ये हमारे किसानों को वो आर्थिक मजबूती देगा, बल्कि इसके माध्यम से हम लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। कारपेट बॉम्बिंग के तौर पर सोचिए, जब प्रोसेसिंग यूनिट्स हमारे देश के गांव-गांव में लगेंगे, किसानों के करीब लगेंगे, वहां पे वो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, वहां के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस व्यवस्था के साथ वो जुड़ पाएंगे। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसके माध्यम से जितने ऐसे चैलेंजेस हैं उसको हम लोग टैकल कर सकते हैं। किसानों का, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने का, फूड वेस्टेज जो आज की तारीख में हम सबके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जब अन्न बर्बाद होता है
और हम लोग उस संस्कृति, उस सोच से आते हैं जहां पे अन्न को हम लोग देश स्वरूप हम लोग मानते हैं। ऐसे में जब वो बर्बाद होता है तो ये हम सबको परेशान करता है। ऐसे में जब आप उसको प्रोसेस कर देते हैं, आप उसकी शेल्फ लाइफ को भी आप बढ़ाने का काम करते हैं। लंबे समय तक उसकी गुणवत्ता को बरकरार रखकर हम लोग उसको प्रिजर्व कर हम लोग रख सकते हैं। तो जो अन्न बर्बादी भी होती है, फूड वेस्टेज जो होता है, उसको भी काफी हद तक हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं। ये सेक्टर जितने भी ऐसे वर्टिकल्स हैं जो चैलेंजेस लेके आते हैं, उनको एड्रेस करने का काम करता है। पर वहीं पर देयर इज अ सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी जो नहीं चाहता कि ये सेक्टर ग्रो करे। फिर उसके बाद मिसकंसेप्शंस आते हैं, फॉल्स नैरेटिव सेट किए जाते हैं कि इनके हेल्थ कंसर्न्स हैं, हेल्थ इश्यूज हैं। रिपीटेडली पिछले जब से भी मुझे ये जिम्मेदारी मेरे प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की निरंतरता में, मैंने भी इंडस्ट्री के साथ संवाद स्थापित कर विद रेगुलर कम्युनिकेशन विद द पीपल ऑफ द इंडस्ट्री, मैंने ये प्रयास किया है कि इस मिसकंसेप्शन को कैसे हम लोग काउंटर करें। और काउंटर इस वजह से नहीं कि भाई वो जो कह रहे हैं वो गलत है, बिकॉज आज की तारीख में आई थिंक जस्ट बाय द वर्च्यू दैट यू हैव अ कैमरा विद यू एंड अ माइक इन योर हैंड, आप कुछ भी बोल सकते हैं, एंड इट कम्स विद द टर्मिनोलॉजी ऑफ यू बीइंग एन इन्फ्लुएंसर विदाउट हैविंग एनी साइंटिफिक नॉलेज, एनी साइंटिफिक बैकिंग अबाउट व्हाट यू आर सेइंग, बट जस्ट बाय द वर्च्यू दैट यू हैव एन ऑडियंस एंड यू से व्हाटएवर दैट कम्स टू योर माइंड, उसको काउंटर करने के लिए जरूरी है हम लोग पॉजिटिव नैरेटिव को लेकर आगे बढ़ें, जो मैं इंडस्ट्री के साथ निरंतरता में प्रयास करके आगे बढ़ने का काम कर रहा हूं। पर मैं आज जब इस मंच पर आप लोगों के बीच मौजूद हूं, ये बातें आपके साथ साझा करने का सिर्फ एकमात्र मकसद, एकमात्र उद्देश्य है कि आज विश्व के बाजार भारत के लिए खुल रहे हैं। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में एन नंबर्स ऑफ एफटीएज हम लोगों ने अलग अलग देशों के साथ किए हैं, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट टॉक अबाउट मदर्स ऑफ ऑल डील जिसे कहा जा रहा है, ईयू के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ जो हमने एफटीए किया, जिसमें एक साथ लगभग 27 देश उसमें आ रहे हैं। ऐसे में जब वैश्विक बाजार आपके लिए खुल रहे हैं तो जरूरी है एक सकारात्मक सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ें और इस अपॉर्चुनिटी का हम लोग लाभ उठाएं। पर अगेन ये लाभ हम लोग तब उठा पाएंगे जब अपने देश में इन सारे फॉल्स नैरेटिव्स को काउंटर करते हुए हम लोग का ध्यान सिर्फ और सिर्फ गुणवत्ता की ओर होगा। One thing that all of us together needs to understand and realize that there cannot be any compromise with the quality. ये हम सबको सुनिश्चित करना होगा। हम लोग जब रेगुलेशंस निर्माण करते हैं, जब हम लोग नीति लेकर आते हैं रेगुलेशंस को, तो कई बार इंडस्ट्री की तरफ से एक रिएक्शन देखने को मिलता है कि हम लोग उनके बिजनेस को कठिन करने का हम लोग काम कर रहे हैं। कतई नहीं, बल्कि हम लोग उस फिल्ट्रेशन को लेकर आ रहे हैं, जहां पे अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो वो छन कर फिल्टर होकर ऊपर आएगा। और वो लोग जो संभवतः छोटे मुनाफे के लिए गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ करते हैं, मिलावट करते हैं, वो उस व्यवस्था में छन कर पीछे रह जाएंगे। ऐसे में आपके पास वो विकल्प होगा कि वैश्विक बाजारों के साथ आप कंपीट कर सके। इसीलिए इन रेगुलेशंस का निर्माण किया जाता है। इन रेगुलेशंस को समय समय पर हम लोग और ज्यादा सशक्त करने का हम लोग काम करते हैं। और यह आग्रह आज यहाँ पे जितने भी सेक्टर्स के, इंडस्ट्री के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप सबसे मैं ये आग्रह करूंगा, एक बार के लिए भले मुनाफा 2 रुपए कम क्यों ना हो, पर हम लोग क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। इंडियन स्टैंडर्ड्स इवेंचुअली ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के तौर पर रिकॉग्नाइज हों, ये हम लोग का लक्ष्य होना चाहिए। ये बातें एम्बेरस करती हैं हम लोग को कि जब किसी पोर्ट पर, कहीं पर, किसी देश में हमारे सामान को एंटर करने से रोक दिया जाता है और आधार बनाया जाता है क्वालिटी को। ये हमारे देश को भी एक गलत छवि में दर्शाता है। ऐसे में मुझे लगता है कि ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड वी एज गवर्नमेंट वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट विद ऑल द बॉटलनेक्स, ऑल द चैलेंजेस जो आप फेस कर रहे हैं।
पर बदले में बस अपेक्षा इतनी हम रखते हैं, उम्मीद इतनी हम रखते हैं कि जो भी आपका उत्पादन हो, जिस भी सेक्टर से आप जुड़े हो, वो टेक्सटाइल हो, वो फूड से जुड़ा हुआ जो भी सेक्टर हो, उसमें गुणवत्ता के साथ हम लोग कतई कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। आज भी अगर हम लोग बदलते समय के साथ नहीं बदलेंगे, क्वालिटी इंप्रूव नहीं करेंगे, वही चीज जो दशकों पहले थी आज भी अगर वो वैसी की वैसी ही रहेगी, तो हम लोग मार्केट में ग्लोबली हम लोग नहीं कंपीट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोल्हापुरी चप्पलें फेमस रही हैं, देश भर में फेमस रही हैं, और वो ऐसे समय में फेमस रही हैं जब ये सोशल मीडिया ये सब नहीं होता था। क्यों रही? क्योंकि वो एक अपनी अलग पहचान के साथ आती थी। मैं खुद कुर्ता पहनने वालों में से हूं, मुझे पसंद आती है, बट क्या क्वालिटी हम लोग इंप्रूव कर पाए उसकी? क्या आज हम लोग वैश्विक बाजारों में कोल्हापुरी चप्पल हमारी उसी हिसाब से जाए, क्या उस दिशा में हम लोग बढ़ पाए हैं? हमारे भारतीय खाद्य पदार्थ इंटरनेशनल मार्केट को पेनिट्रेट कर पाए, वो तभी संभव होगा जब हम लोग 100% मेक श्योर करेंगे कि गुणवत्ता से हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। और ये बहुत बड़ी ताकत हमारे पास है आज, जहां एक तरफ हमारी आबादी हमारी ताकत है, एंड इज द रीजन वाई जब वैश्विक बाजार हमारे लिए खोल रहे हैं, तो वैश्विक बाजार इंडिया आने के लिए भी आतुर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया को एक बड़े बाजार के तौर पर देखा जाता है। विद द पॉपुलेशन ऑफ 1.4 बिलियन पीपल, वी आर ह्यूज, वी आर मैसिव। बट ये हमारी ताकत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम लोग को एक अलग पहचान दे सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है हमारी बड़ी आबादी की वजह से, वो शायद ही कोई और देश दे पाएगा। तो ऐसे में हमारे पास हर वो कारण है कि हम लोग विश्व के बड़े बड़े देशों में अपनी पहचान बना सकते हैं। और क्योंकि मैं फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को रिप्रेजेंट करता हूं, मैं मानता हूं कि ये एक माध्यम है जिसके थ्रू एक सॉफ्ट पावर के तौर पर वी कैन पेनिट्रेट हर वैश्विक बाजार में हम लोग अपनी पहचान मजबूत कर सकते हैं। दुनिया के बड़े से बड़े सुपरमार्केट में जब भारतीय खाद्य पदार्थ वहां पर मौजूद होंगे, तो एज इंडियंस हमें भी गर्व होगा। और इंडियन डायस्पोरा एक ऐसा डायस्पोरा है जो कि हर एक जगह मौजूद है, बड़ी ताकत में मौजूद है। बट हम लोग को इस बात को भी समझना होगा कि दुनिया को क्या चाहिए, उसके हिसाब से हम लोगों को चीजों को तैयार करना होगा। मैं किसी देश का उदाहरण नहीं दे रहा, बट कई ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी चीजों को इतना इंडियनाइज कर दिया है यहां पर आकर, हमारे टेस्ट के हिसाब से, हमारी पसंद के हिसाब से। हम लोगों को भी R&D करना होगा, समझना होगा कि बाजारों को क्या चाहिए। उसके लिए हम लोग को अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को कस्टमाइज करना होगा, हमारे किसानों को हम लोग को तैयार करना होगा कि हमें ये चीजें चाहिए। तो जब तक कंप्लीट बैकवर्ड लिंकेज हम लोग नहीं करेंगे, फॉरवर्ड ग्लोबली हम लोग जो बढ़ने की सोच हम लोग रखते हैं, हम लोग नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आज जब मैं यहाँ आप लोग के बीच मौजूद हूं और हम लोग इतनी पॉजिटिव नोट पर जब हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, तो आग्रह बस आप सबके साथ मैं इतना करूंगा, हम लोग एक बड़े लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, सरकार पूरी तरीके से तैयार है इंडस्ट्री का हाथ पकड़कर इंडस्ट्री को आगे लेकर जाने के लिए। अकेले सरकार कुछ नहीं कर सकती। मैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का मिनिस्टर हूं, अगर आप लोग नहीं हैं, अगर इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग नहीं है, तो मैं कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं। ये मिनिस्ट्री ही नहीं रहेगी अगर इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग नहीं है। तो ऐसे में आपकी सहूलियतों के लिए आई वॉन्ट टू बी एंड आई एम एंड आई विल मेक श्योर दैट आई बिकम दैट ब्रिज टू कनेक्ट द इंडस्ट्री विद द गवर्नमेंट। आपको जो पॉलिसीज चाहिए, जैसी चाहिए, वो आपके लिए तैयार की जाएंगी, ताकि आपको डोमेस्टिक कोई चैलेंजेस आपको फेस ना करना पड़े। ईज ऑफ बिजनेस में निरंतरता में मेरी सरकार ने काम किया। जब हम लोग रिफॉर्म्स की बात करते हैं, आज भी मेरे प्रधानमंत्री बुलाकर मुझे बोलते हैं कि और रिफॉर्म्स लेकर आइए। क्या ऐसी चीजें हैं जो फालतू की हैं, सोचिए, बैठिए, मंथन कीजिए, उसको सरल कीजिए। जो चीजें दशकों से चली आ रही हैं, लंबे लंबे फॉर्म्स बनना, फालतू के क्वेश्चंस उसमें डाले रखना जिसकी जरूरत नहीं है, तमाम उन चीजों को हम लोग हटाने का काम कर रहे हैं। ईज ऑफ बिजनेस आपको देने के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग हमारे देश के हर एक नागरिक को मिले,
उस सोच के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है। और ये तमाम चीजें हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि वैश्विक तौर पर हम लोग एक अपनी मजबूत पहचान बना सके। मेरे प्रधानमंत्री की सोच है, उनका सपना है कि इवेंचुअली भारत को एक ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाए। और ये क्षमता है हम में, ये ताकत है हम में। आज हमारे पास वो कैपेसिटी है, वो पोटेंशियल है, जहां हम लोग अपने आप को दुनिया के सामने ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं। बट वो संभव तभी होगा जब हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे चलें, जहां इंडस्ट्री ये विश्वास दिलाए कि आप मेरा कोई भी सामान आंख मूंद कर ले जाइए, उसमें आपको ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में एक चीज 19-20 आपको नहीं मिलेगी। क्वालिटी में 0% कॉम्प्रोमाइज है। हमारा हर एक उत्पादन सेम साइज, सेम क्वालिटी, सेम टाइप का आपको मिलेगा। ये विश्वास इंडस्ट्री को देना होगा और तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मैं चाहता हूं, मेरा सपना है और ये हम लोग कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि दुनिया का कोई डाइनिंग टेबल ऐसा ना रहे जहां पे कम से कम एक भारतीय खाद्य पदार्थ ना हो। और ये संभव है। हम लोग तो प्रसंस्करण से तब से जुड़े हुए हैं जब प्रसंस्करण चर्चा में भी नहीं होता था। हमारी नानी दादी तब से फूड प्रोसेसिंग कर रही हैं जब प्रोसेसिंग कोई एक कंसेप्ट है ये पता भी नहीं होता था। घर पे दही जमाना, पापड़ बनाना, अचार बनाना, ये हम सब ने बचपन से घर पे देखा है। तो ऐसे में हम उस संस्कृति से ही आते हैं बाय डिफॉल्ट। वो क्षमता है हम लोगों में कि हम लोग ग्लोबली इस व्यवस्था को हम लोग आगे लेकर जा सके। और उसके लिए मैं, मेरी सरकार पूरी तरीके से तैयार है। और हम लोगों ने एक स्टेबिलिटी के साथ, एक कंटिन्यूटी के साथ इस बार का बजट आया। ऑफ कोर्स विपक्ष है भाई, विपक्ष का काम है। उन्होंने कई हम लोग के ऊपर सवाल उठाए कि क्या था विपक्ष का बजट में, क्या नहीं था। पर अगर आप इस बजट को देखेंगे तो ये बजट अगले 25 साल के विजन को मत कंटिन्यूटी, ये स्टेबिलिटी हम लोग की एक बहुत बड़ी ताकत है। आज जब देश में 9वीं बार वित्त मंत्री जी ने बजट को प्रस्तुत किया, ये अपने में एक इतिहास है। एक ही प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, इससे पहले संभवतः किसी और ने इतनी बार बजट पेश किया होगा, बट उस दौरान कितने प्रधानमंत्री बदले हैं। ये आज की तारीख में हम लोग की ताकत है और इस ताकत को दुनिया रिकॉग्नाइज कर रही है। नहीं तो दशकों से लंबित पड़े हुए एफटीएस पहले क्यों नहीं हो गए? आज वो इसीलिए संभव हो पा रहे हैं क्योंकि ये वैश्विक स्तर पर ये विश्वास भारत जता पाया है कि एक स्थिरता है हमारे देश में। आज ग्लोबल इतने चैलेंजेस होने के बाद भारत अगर तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है तो कहीं तो हम लोग सही जा रहे हैं ना। और इस विश्वास को हम ही लोगों को अपने ऊपर रखना होगा। अगर हम खुद पे ही शंका करेंगे, खुद पे ही अगर हम लोग डाउट करेंगे तो दुनिया बैठी है आपको खाने के लिए। ऐसे में देश पर विश्वास करते हुए, प्रधानमंत्री जी पर विश्वास करते हुए, दुनिया अलग अलग तरीके के भ्रम फैलाए जाते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर को ओपन कर दिया जाएगा, किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। प्रभु, हम लोगों को भी चुनाव में जाना है। अभी 3-3.25 साल के बाद पुनः हम लोग की जवाबदेही को तय किया जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर। और समय समय पर राज्यों में चुनाव होते रहते हैं। वी आर आंसरेबल। कतई मैं, मेरी सरकार, मेरे प्रधानमंत्री कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जो देश के हितों के खिलाफ जाए। बट ये विश्वास हमें अपने ऊपर भी रखना होगा। ताज्जुब मुझे तब होता है जब विदेश के किसी ट्वीट पे हम लोग ज्यादा विश्वास कर लेते हैं और अपने प्रधानमंत्री, अपने मंत्रियों के कहे पर हम लोग को भरोसा नहीं होता। ये गलत है। खुद पर अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो दुनिया भी कभी हम पर विश्वास नहीं करेगी। और आज हम लोग एक ऐसी दहलीज पर खड़े हैं जहां हमारे पास अनंत संभावनाएं हैं। और इन संभावनाओं को अगर आज हम लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया, आज ये इतना खूबसूरत कॉम्बिनेशन है जहां पे देश में, जहां पे ग्लोबली कई ऐसे देश हैं जो अब
बुजुर्ग देश की श्रेणी में आते हैं, पर मेरा भारत एक युवा देश है। एक तरफ जहां हम लोग की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, वहीं युवा देश होना, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो हम लोगों को बहुत आगे लेकर जाने की क्षमता रखता है। बट ये तभी संभव होगा जब हम अपनी सारी एनर्जी एक सकारात्मक सोच की दिशा में आगे बढ़ाने का हम लोग काम करें। चैलेंजेस आएंगे, उन चैलेंजेस को हम लोग टैकल करेंगे। और चैलेंजेस आए, हाल फिलहाल में जिस तरीके से एक देश ने टैरिफ लगाकर चैलेंजेस दिए, बट उसको भी कितने संयम के साथ, धैर्य के साथ उस समय को भी हम लोगों ने गुजारा और पुनः स्थिति हम लोग के अनुकूल हुई। तो समय समय पर रूप बदल के ये चैलेंजेस हम सबके सामने आते रहेंगे। बट जैसा मेरे प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपदा में अवसर तलाशना होगा। एवरी चैलेंज कम्स विद एन अपॉर्चुनिटी। सो रादर देन सिटिंग एंड क्राइंग ओवर द चैलेंजेस कि ये क्यों हुआ, हम लोग को उस अपॉर्चुनिटी की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। आज मैं पुनः नेटवर्क 18 का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया आप सबके बीच आकर अपनी बातों को रखने का। और इस मंच से जाने से पहले मैं पुनः ये विश्वास आप सबको दिलाकर जाना चाहता हूं, अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी इंडस्ट्री चैम्बर्स एसोसिएशन, जितने भी महानुभाव यहाँ पर मौजूद हैं, पुनः मैं ये विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं कि देश आगे बढ़ेगा तो मेरा सरकार की सोच को सम्मान मिलेगा। कतई हम लोग कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जो देश के हित में ना हो। इंडस्ट्री बढ़े, मेरे देश के किसान आगे बढ़े, मेरे देश के युवा आगे बढ़े, मेरे देश की महिला, जो देश की नहीं दुनिया की आबादी हैं, उनका समावेश करते हुए उनको साथ लेकर हम लोग आगे बढ़ने का काम करें। इस सोच के साथ मेरी सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है। यकीन मानिए, समय समय पर जब जब आप जो समस्याएं लेकर आएंगे, मेरी सरकार धैर्य से उसका समाधान करने का काम करेगी। जीएसटी को लेकर एक बहुत बड़ा कंसर्न था। आई कांट थैंक माय प्राइम मिनिस्टर इनफ, आई कांट थैंक फाइनेंस मिनिस्टर इनफ। और उसमें जीएसटी में फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हुए लोगों की सबसे ज्यादा चिंताएं होती थी, और सबसे ज्यादा अगर राहत किसी को मिली है तो वो इसी सेक्टर को मिली है। ऐसे में समय समय पर जितनी समस्याएं आप सबकी हैं, उसका समाधान करने के लिए मेरी सरकार मौजूद है। मैं पुनः बोलूंगा कि मैं वो ब्रिज बनना चाहता हूं कि आपकी समस्याओं को सरकार तक लेकर जाऊं और उसका समाधान आपको ढूंढ कर दूं। ये विश्वास हमेशा मुझ पर, मेरी सरकार, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर रखिएगा। इवेंचुअली हम सबको मिलकर हमारी आने वाली पीढ़ी को एक विकसित देश सौंप कर जाना है। उसके लिए हमें आज से ही मिलकर काम करना होगा, इस उम्मीद के साथ कि सरकार को इंडस्ट्री का आप सबका पूरा साथ मिलेगा। आप सब ने मुझे मौका दिया यहाँ पे अपनी बातों को रखने का, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।